Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 11th of chapter 3, Clearing Settlement and Legal Framework of class 12th. चलिए, और आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम पढ़ रहे थे एक्ट्स के बारे में। देखिए, तो जब हमने चैप्टर शुरू किया तो हमने पढ़ा क्लियरिंग कैसे होती है, सेटलमेंट कैसे होती है। उसके बाद हम एक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि सेबी और जितने भी मार्केट के रेगुलेटर्स हैं उन्होंने मार्केट को ठीक तरीके से रेगुलेट करने के लिए कई सारे एक्ट्स बना रखे हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में कौन कौन से एक्ट पढ़े, सेबी इंटरमीडिएरीज वाला एक्ट और इनसाइडर ट्रेडिंग वाला पढ़ रहे थे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, मतलब कि कोई कंपनी का अंदर का ही बंदा अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी बाहर नहीं लाना चाहती थी उसको बाहर ला दिया, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। ठीक है, जिससे क्या होता है कंपनी के शेयर्स पे मतलब और कंपनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, तभी आपको एक्ट समझ में आएंगे, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। चलिए, अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। ये हमारे इनसाइडर ट्रेडिंग एक्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाती तो मैंने छोड़ दिया था उस समय, अब इसको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ने वाले, देखिए, अगर सेबी को लगे कि कोई बंदा कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग के अंतर्गत आ रहा है, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको पहले सस्पेक्ट करेगी, है ना, फिर उसके पे इंक्वायरी करेगी, फिर इंस्पेक्ट करेगी, फिर अपॉइंट करेगी, फिर रिपोर्ट होगी, फिर वो रिप्लाई पूछेगी उससे, फिर सेफ गार्ड करेगी इन्वेस्टर्स को। तो मतलब ये सब आप पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं। इफ सेबी सस्पेक्ट्स एनी पर्सन ऑफ हैविंग वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ इनसाइडर रेगुलेशन, इट मे मेक इंक्वायरीज विद सच पर्सन और विद द स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, अगर सेबी को लगता है कि कोई भी बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग जो एक एक्ट है उसको वायलेट कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, तो सेबी क्या करेगी, उस पर्सन से इंक्वायरी करेगी। ठीक है, और यहाँ से पूछेगी और विद द स्टॉक एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रीमा फेसी ओपिनियन एज टू वेदर देयर इज एनी वायलेशन ऑफ इनसाइडर रेगुलेशन। मतलब कि स्टॉक एक्सचेंजेस से, म्यूचुअल फंड से, अदर पर्सन विद सिक्योरिटी मार्केट, उन सबसे बात करेगी, पूछेगी कि इनसाइडर ट्रेड जो रेगुलेशन है एक्ट के अंतर्गत, उसका वायलेशन सच में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे यहाँ पर यह है कि अगर सेबी को ऐसा लगता है कि यस ऐसा हुआ है ना, अगर सेबी को पता चल जाता है कि हाँ ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है ये हुई है, so it is necessary to investigate and inspect the books of account, either documents or record of an insider or stock exchange. ठीक है, अगर सेबी को लगता है कि उस बंदे ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, तो क्या होगा, उस बंदे की जितनी भी अकाउंट्स हैं, जितनी भी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसको देखा जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, और इट मे अपॉइंट एन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस, और जो सेबी है वो इस पर्पस को, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी भी बिठा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है, सबसे पहले वो सस्पेक्ट करेगी, उसके बाद वो इंक्वायरी करेगी, उसके बाद वो इंस्पेक्ट करेगी। ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट to SEBI after completion of investigation in accordance with the provisions of the regulation. अगर सेबी जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उसको, मतलब अगर उसको बोलती है कि हाँ तुम काम करो, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को जो सेबी है उसको रिपोर्ट अपनी बतानी पड़ेगी, उसको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि हाँ सच में ऐसा मतलब हुआ है, जो प्रोविजंस थे एक्ट के उसको वायलेशन उसका हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट, जब सेबी को रिपोर्ट मिल जाएगी, रिपोर्ट उसको सेबी जो है उस रिपोर्ट को देखेगा। ठीक है, तो सेबी इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट इट्स फाइंडिंग्स टू द सस्पेक्टेड पर्सन। अब जो सस्पेक्टेड पर्सन था, जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय है जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई आपने गलत काम किया है, तो उसको बताया जाएगा, सेबी उससे कम्युनिकेट करेगी और उससे रिप्लाई सीख करेगी, मतलब बोलेगी कि रिप्लाई करो इस बात का कि तुमने ऐसा क्यों किया है ना, सब कुछ पूछेगी। Such suspected person is required to reply to the findings within 21 days to SEBI. और जितने भी डेट में सेबी ने उससे पूछा, उससे 21 दिनों के अंदर वो जो बंदा है, जो सस्पेक्टेड पर्सन है, ही विल हैव टू रिप्लाई सेबी, उसको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई SEBI may take such measures to safeguard and protect the interest of investors, securities market and for due compliance with the insider trading regulation. और अगर सेबी को रिप्लाई मिलता है ना, वो उसको बता देता है कि देखो उसने ऐसा क्यों किया, तो सस्पेक्टेड पर्सन अगर वो सेबी को बताता तो सेबी क्या करता है, ऐसे वो मेजर्स लेगा ताकि जो इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, और सिक्योरिटीज मार्केट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके, और इनसाइडर ट्रेडिंग की जो रेगुलेशन है उनका कंप्लायंस भी ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हो, इसको भी सेबी देखेगा। ठीक है, इसको इंश्योर करेगा। चलिए अब आ जाते हैं डिस्क्लोजर्स एंड इंटरनल प्रोसीजर।
तो इसको बढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, देखिए अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और एक और बात आपके लिए कि हम लोग एक ई बुक पे काम कर रहे हैं। ई बुक मतलब छोटी सी एक ई बुक होगी जो कि उसको हम उसमें क्या लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से आपके जितने भी आप कैपिटल मार्केट मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, ठीक है, तो इसको सबको कंप्लाई करके 10 ईयर्स का एक सैम्पल पेपर तरीके से बना के उसको हम ई बुक बना रहे हैं जो कि 30 to 40 रुपीज़ की होगी। इसको आप आराम से परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कुछ दिनों बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आराम से आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। देखिए अगर आप कोई भी फिजिकल तरीके से देखेंगे तो ज़्यादातर आपको मिल नहीं पाएगा, और मिलेगा भी तो वो बहुत महंगा होगा, ठीक है, तो वो 250 to 200 इस तरीके से होता है। तो उसको परचेज करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो हम उसको ऐसे 30 to 40 रुपीज़ में रखेंगे और आप उसको आसानी से खरीद सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं डिस्क्लोजर्स एंड इंटरनल प्रोसीजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे एंड इंटरनल क्या प्रोसीजर रहेगा कि मतलब कंपनी भी कुछ कुछ करती है ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। तो कंपनी क्या करती है उसको हम देख लेते हैं। ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट सच एज इंटरमीडिएट्स, मतलब जितनी भी लिस्टेड कंपनी हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सिक्योरिटी मार्केट के साथ लिस्टेड हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं अभी हम देखते हैं। are required to frame a code of internal procedures and conduct as per the prescribed format provided in SEBI, ठीक है। जितनी भी हमारे लिस्टेड कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टॉक मार्केट शेयर सिक्योरिटीज मार्केट से लिस्टेड है, वहाँ पर जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं सबको वो जो सेबी जो रूल्स बनाता है, सेबी ने जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बना रखा है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के अंतर्गत, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो और इसके अंदर कंपनी क्या क्या काम करती है इसको हम देखेंगे। द रेगुलेशंस रिक्वायर सर्टेन डिस्क्लोजर्स टू बी मेड बाय डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एंड सब्सटैंशियल शेयर होल्डर्स इन द लिस्टेड कंपनी। अब ये जो रेगुलेशन है हमारा सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एक्ट जो रेगुलेशन है वो क्या बोलता है कि कुछ सर्टेन डिस्क्लोजर मतलब कि अपनी कोई बात आपको बतानी, कुछ डिस्क्लोज करना है आपको, ठीक है, कुछ बताना है, ठीक है। किसको बताना है वो बताएंगे डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एंड सब्सटैंशियल शेयर होल्डर्स। तो वो जो ये डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इनको बताना पड़ेगा कुछ। अब क्या बताना पड़ेगा इसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। देखिए सबसे पहला होता है हमारे पास इनिशियल डिस्क्लोजर। इनिशियल डिस्क्लोजर में क्या होता है इसको देख लेते हैं एक बार। एनी पर्सन who holds more than 5% shares or voting rights in any listed company should disclose to the company in prescribed form। देखिए कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा बंदा जो कि कंपनी में 5% से ज़्यादा शेयर्स या 5% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स को अवेल करता है, मतलब ही हैज़ 5% मतलब मोर देन 5% शेयर्स और मोर देन 5% वोटिंग राइट्स इन एनी कंपनी, तो उसको बताना पड़ेगा, उसको इनिशियली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी एक चीज़। अब वो क्या चीज़ होगी? द नंबर ऑफ शेयर्स। क्या डिस्क्लोज करेंगे कि तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, या फिर कितने % का वोटिंग राइट्स है, ठीक है, बाय मतलब तुम कितने शेयर्स उस कंपनी के ले रखे हैं तुमने और कितने % का वोटिंग राइट है, तुमको ये बताना पड़ेगा। ऑन बिकमिंग सच होल्डर विद इन 2 वर्किंग डेज। 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ये बताना है। 2 वर्किंग डेज किसके अंदर? जब जैसे ही आपको अलॉटमेंट होती है शेयर के, जैसे कि मान लो आपको मंडे को अलॉटमेंट हुई है तो आपको वेडनेसडे तक उस कंपनी को बताना है कि आपके पास कितने शेयर हैं और आपके पास उस कंपनी का कितना वोटिंग राइट आ चुका है। इफ़ यू आर अ डायरेक्टर और ऑफिसर और एनी सब्सटैंशियल शेयर होल्डर इन एनी लिस्टेड कंपनी। ओके, चलिए आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स एज द केस में भी। और जितना भी एक्विजिशन आपने किया है शेयर्स का और वोटिंग राइट आपको सब बताना होता है। जैसे ही आपको मिला है, जैसे ही आपको शेयर्स आपको मिल जाएंगे या फिर जैसे ही आपको वोटिंग राइट मिलता है तभी आपको बताना है कंपनी को कि आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है या फिर कितने % का आपके पास वोटिंग राइट है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। Any person who is a director or officer of a listed company should disclose to the company in prescribed form the number of shares or voting rights held by such person within 2 working days of becoming a director or officer of the company। Initial disclosure में जो पहले पढ़ लिया आपने वो अलग है और ये वाला पॉइंट अलग है कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्टर, कोई भी ऐसा डायरेक्टर या फिर कोई भी ऑफिसर जो लिस्टेड कंपनी का बना है उसको भी बताना पड़ता है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं या फिर कितना वोटिंग राइट है, मतलब विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ जैसे ही वो डायरेक्टर बना। अब मान लो फिर से वही बात है कि अगर वो मंडे को डायरेक्टर बना तो उसको वेडनेसडे तक ये बताना ही बताना है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और कितने % का वोटिंग राइट्स है, ठीक है।
और अभी हमारा दूसरा आ जाता है कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर मतलब कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे आपको कंपनी को मतलब बताते रहना है। अगर आपका कम भी हो रहा है तो भी आपको बताना है, ज्यादा भी हो रहा है तो आपको ऑफकोर्स बताना ही बताना है, ठीक है। मतलब दोनों केसेस में आपको बताना ही है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, एनी पर्सन हु होल्ड्स मोर देन 5% शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन एनी लिस्टेड कंपनी should disclose to the company in prescribed form the number of shares। कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास 5% से ज्यादा शेयर या वोटिंग राइट हो लिस्टेड कंपनी में, उसको डिस्क्लोज कर देनी है अपने नंबर ऑफ शेयर या वोटिंग राइट्स हेल्ड एंड चेंज इन शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स। मतलब अगर उसके शेयर होल्डिंग में या फिर वोटिंग राइट्स में कोई चेंज भी आता है, अगर वो फॉलिंग बिलो मतलब कि जब वो नीचे भी जा रहा है, 5% से नीचे भी है, फिर भी उसको बताना है, ठीक है। If there has been change in such holdings from the last disclosure and such change exceeds 2% of the total shareholding or voting rights in the company। अब मान लो कि पहले मेरे पास 7% के वोटिंग राइट्स थे, अब मेरे पास 9% के आ गए हैं, तो भी आपको बताना है। मान लो कि आपके पास पहले 5% के थे, अब वो 2% बढ़ गए, 7% हो गए, तभी भी आपको बताना है। सेम है, ठीक है, बट एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। चलिए अब आ जाते हैं इस पर। एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शुड डिस्क्लोज टू द कंपनी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म द टोटल नंबर ऑफ शेयर और वोटिंग राइट्स हेल्ड एंड चेंज इन शेयर होल्डिंग और पार्ट वोटिंग राइट्स। अब कोई भी बंदा, कोई कंपनी, अभी देखो जो ऊपर वाली बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है, एनी पर्सन। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन। अब जो नीचे हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है, कोई डायरेक्टर या ऑफिसर, ठीक है, कोई डायरेक्टर या ऑफिसर किसी भी लिस्टेड कंपनी का डिस्क्लोज करता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, कि उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है और कितना परसेंट का उसके पास वोटिंग राइट है। और अगर उसमें भी अगर बात करें तो कोई भी चेंज आता है तो ही और शी विल हैव टू ऑल्सो टेल, ठीक है। if there has been a change in such holdings from the last disclosure made and the change exceed rupees 5 lakh in value और 25,000 शेयर्स और 1% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग। देखो अगर पहले से आपके पास जो भी कुछ है, ठीक है, अगर आपके पास शेयर का वैल्यू 5 लाख बढ़ जाता है, मतलब आपके पास पहले 10 लाख के शेयर्स थे उस कंपनी के, अभी 15 लाख के हो गए या फिर 17 लाख के हो गए, तो ये बढ़ गया ना, कुछ 5 लाख से ज्यादा वैल्यू बढ़ गया, तो भी आपको बताना है। अगर आपके पास पहले 10,000 शेयर थे, आपने अभी 25,000 शेयर और खरीद लिए, तो मतलब 25,000 शेयर अगर आपके पास और बढ़ जाते हैं तो भी आपको बताना है। या फिर आपके टोटल शेयर होल्डिंग में अगर 1% का भी इंक्रीज होता है तो भी आपको बताना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर। इन सब में से जो लोअर होगा उसको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। द डिस्क्लोजर मेंशन्ड अबव शुड बी मेड विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड द एक्विजिशन और सेल ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स एज द केस मे बी। चलो यहाँ पर आ जाते हैं डिस्क्लोजर बाय कंपनी टू एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज। अभी देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो कोई भी पर्सन है या फिर कोई कोई डायरेक्टर है, कोई ऑफिसर है किसी भी लिस्टेड कंपनी में, तो उसको उस कंपनी को बताना है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी है वो बता रही है स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। कंपनी के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, कंपनी के अंदर जितना भी इनिशियल डिस्क्लोजर हो रहा है, जितना भी कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर हो रहा है, ठीक है, वो सब जो है मिलाकर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। Every listed company within 2 days of receipt should disclose to all stock exchanges on which the company is listed the information relating to continual and initial disclosure given above। ठीक है, कोई भी listed company है, विद इन 2 days ऑफ रिसिप्ट, जैसे ही उसको भी रिसिप्ट मिलती है कि वहाँ मतलब सारा जैसे ही उसको डिस्क्लोजर कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं उसके कोई डायरेक्टर, कोई ऑफिसर, कोई भी पर्सन, तो जो कंपनी है उसको भी स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है विद इन 2 days, ठीक है। द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन में ऑल्सो बी मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग भी कर सकते हैं उसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी बताया जा सकता है। Further, the SEBI Act, which inter alia prescribes a penalty for trading, insider trading, Section 15G was amended in 2002 to increase the penalty for insider trading। और अब insider trading के लिए जो penalty है वो कितनी हो गई है, 25 crore और 3 times the amount of profits made out of insider trading। मतलब या तो आप 25 करोड़ का आपको देना पड़ेगा पेनल्टी आपको इंसाइडर ट्रेडिंग अगर आपने की है तो, ठीक है, या फिर आपने जितना भी प्रॉफिट कमाए, मान लो आपने 10 रुपये का प्रॉफिट कमाए तो आपको 30 रुपये देने पड़ जाएंगे, विच एवर इज हाइयर। तो क्योंकि 10 रुपये का वाला तो छोटा है ना, इसलिए आपको 25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, विच एवर इज हाइयर, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे इस वाले एक्ट पर। चलो, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003, ठीक है। ये एक्ट भी आपको याद कर लेना है, समझ लेना है इसको कि क्या लिखा है इसमें भी, ठीक है।
चलिए द सेबी, देखो इसमें मैं आपको पहले बता दी कि उसमें है क्या, वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं होना चाहिए, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। इसको खत्म करने के लिए, इसको प्रोहिबिशन इसका करने के लिए सेबी ने रूल्स बनाया, 2003 रेगुलेशन है उसका। अभी क्या कहती है इसमें, फ्रॉड क्या है, ठीक है, ये सब आपको पता चलेगा कि इस रेगुलेशन के अंतर, मतलब इस रेगुलेशन के अंडर किस चीज को फ्रॉड कहा जाता है, ठीक है। द सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003 enables सेबी टू इन्वेस्टिगेट The SEBI prohibition of fraudulent or unfair trade practices related to securities market 2003 enables SEBI to investigate into cases of market manipulation and fraudulent and unfair trade practices। मतलब SEBI को एक पावर मिल जाती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है मार्केट मैनिपुलेशंस के या फिर फ्रॉडुलेंट या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ठीक है। इस जो रेगुलेशन है उसके अंडर सेबी को ये पावर मिलती है, ठीक है। अब ये फ्रॉड किसको बोलता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इसको पढ़ लेते थे। इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइंड अंडर द रेगुलेशंस आर फ्रॉड, ठीक है। देखते हैं फ्रॉड क्या है, ये क्या बोलता है, फ्रॉड क्या है। फ्रॉड इंक्लूड्स एनी एक्ट, कोई भी एक्ट, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी ओमिशन, कोई भी कंसीलमेंट कमिटेड वेदर इन अ डिसाइडफुल मैनर or not by a person or by any other person on his or his agent while dealing in securities in order to induce another person with his convenience or his agent to deal in securities whether or not there is any wrongful gain or avoidance of any loss should include, ठीक है। क्या कह रहा है ये, कोई भी एक्ट, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी ओमिशन, कोई भी कंसीलमेंट अगर आपने कमिट किए किसी भी गलत तरीके से किसी पर्सन को इंड्यूस करने के लिए, किसी भी डीलिंग इन सिक्योरिटीज करने की, मतलब सिक्योरिटीज में डील करने के लिए, तो वो जो की चीज़ है वो क्या है, फ्रॉड है, ठीक है। फिर से समझते हैं, कोई भी एक्ट, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी ओमिशन, कोई भी कंसीलमेंट अगर आपने कमिट किया है इन एनी डिसाइडफुल मैनर कि किसी बंदे से डीलिंग करवाने के लिए सिक्योरिटीज में, जो कि उसके लिए गलत है, ठीक है, या फिर गलत तरीके से आपने किया, उस बंदे को इंड्यूस करने के लिए अगर आपने ऐसा किया तो वो क्या है, वो फ्रॉड है, ठीक है। चलिए अब ये क्या बोलते हैं, शुड ऑल्सो इंक्लूड क्या क्या है देख लेते हैं इसको एक बार। अनोइंग मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रूथ, मतलब आपको एक बात पता थी कि ये ट्रूथ नहीं है बट आपने उसको मिस रिप्रेजेंट किया, ठीक है, तो ये फ्रॉड है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ऐसा प्रॉमिस कर दिया आपने जिसको आपको पूरा करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, ठीक है। अ रिप्रेजेंटेशन मेड, अब जैसे कि मान लो कि ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कोई इंटरमीडिएट है, मान लो कोई स्टॉक ब्रोकर है, अपने क्लाइंट से कहता है कि मैं तुम्हें 50% का वो दिला दूंगा, है ना, प्रॉफिट दिला दूंगा, तो वो नहीं कर पाएगा यार। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है उसका पैसा डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाए, बट ये गलत बात है ना। आपको पता है कि ऐसे नहीं हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही ही हो जाए, फिर भी आप ऐसे ही बोल रहे हो, तो एक तरीके से इसको भी फ्रॉड ही माना जाएगा। अगर कोई मेरे से कहता है कि नहीं आप मेरे से ट्रेड करो, आपको कभी भी रिस्क नहीं होगा, तो ये गलत बात है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। A representation made in a reckless and careless manner whether it be true or false, मतलब कि गलत तरीके से, केयरलेस मैनर से कोई भी रिप्रेजेंटेशन किसी भी बात का आपने कर दिया और आपने देखा भी नहीं कि वो चीज़ सही है या फिर गलत है। कोई फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट मेड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग टू बी ट्रू, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट आप बना रहे हो जो कि मतलब जिसको सही मानने का कोई कारण ही नहीं है कि कोई बंदा उसको सही माने, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं डीलिंग इन सिक्योरिटीज, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। डीलिंग इन सिक्योरिटीज इज डिफाइंड टू इंक्लूड एन एक्ट ऑफ बाइंग। देखो डीलिंग इन सिक्योरिटीज क्या होता है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। मतलब कि डीलिंग इन सिक्योरिटी मतलब आप बाय कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि मैं खरीद लूंगा टू एन इशू ऑफ सिक्योरिटी। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो नया डालूँ तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सके। तो इस तरीके से मैंने किसी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया, जैसे ही वो कंपनी इशू निकालेगी तो वो मेरे को बता देगी, फिर मुझे पता चल जाएगा। या फिर किसी से आप अग्री हो गए हो कि आप बाय करोगे, सेल करोगे, ठीक है। तो ये होता है डीलिंग इन सिक्योरिटीज। इस एक्ट में आपने दो डेफिनेशन पढ़े। फ्रॉड क्या होता है, कोई भी एक्ट, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई ओमिशन, कोई कंसीलमेंट आपने कोई भी कमिट किया अगर गलत तरीके से किसी पर्सन को इंड्यूस करने के लिए, वो फ्रॉड है। और डीलिंग इन सिक्योरिटीज क्या है, कोई भी एक्ट बाइंग, सेलिंग और सब्सक्राइबिंग टू शेयर, और अगर आप अग्री करते हो खरीदने के लिए, ठीक है, ये तरीका। चलिए अब आ जाते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग्स मतलब इस एक्ट के अंडर आपको कुछ
डीलिंग करने के लिए, सिक्योरिटीज में कुछ डीलिंग्स करने के लिए आपको मना किया जाता है। अब वो कौन सी डीलिंग्स है उसको देख लेते हैं। द रेगुलेशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय, सेल और अदरवाइज डील इन सिक्योरिटीज इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इस रेगुलेशन के अंडर कहा जाता है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली कोई भी बाय नहीं करेगा, कोई भी सेल नहीं करेगा या फिर कोई भी डीलिंग नहीं करेगा सिक्योरिटीज में जो कि फ्रॉडुलेंट तरीके से हो। ठीक है, ये होगी एक बात। और एक यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पे यही है कि फ्रॉड नहीं करो, फ्रॉड नहीं करो। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। इंगेज इन एनी एक्ट, आप किसी एक्ट में इंगेज होते हो, किसी प्रैक्टिस में, किसी कोर्स ऑफ बिजनेस में विच ऑपरेट्स और वुड ऑपरेट एज फ्रॉड और डिसीट अपॉन एनी पर्सन इन कनेक्शन विद एनी डीलिंग इन और इशू ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि आपको पता है ऑलरेडी कि वो चीज़ गलत है और आगे जाकर उस बंदे को वो फ्रॉड, मतलब वो आप फ्रॉड ही करने वाले हो। तो अगर आप ऐसे भी काम में इंगेज करते हो तो ये भी गलत है। इसके लिए आपको पेनल्टी, जो इनसाइडर ट्रेडिंग को मैंने आपको पीछे बता दिया, जो देनी पड़ेगी वो तो देनी पड़ेगी। और इस रेगुलेशन में मना भी किया गया है कि आप इस तरीके की सर्टेन डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज आप नहीं कर सकते। दिस इज प्रोहिबिटेड बाय सेबी अंडर दिस रेगुलेशन। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखिए इसमें भी बहुत कुछ दे रखा है, तो हम कुछ को ही पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, any dealing in securities is deemed to be fraudulent or an unfair trade practice if it involves fraud or may include or all or any of the following। देखो कोई भी डीलिंग इन सिक्योरिटीज अगर आपको लगता है कि वो फ्रॉड हो सकता है और या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करेगी अपने अंदर, उसको हम देख लेते हैं। इंडल्जिंग इन एनी एक्ट विच क्रिएट्स फॉल्स एंड मिसलीडिंग अपीयरेंस ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब आप किसी ऐसे एक्ट में, किसी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हो जो कि फॉल्स और मिसलीड करने वाली कोई सिक्योरिटी है, मतलब कोई भी बात है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। डीलिंग इन सिक्योरिटी इज नॉट इंटेंडेड टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। मतलब ऐसी सिक्योरिटी में आप डील कर रहे हो जो कि आपको बेनिफिट नहीं देगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एनी एक्ट और ओमिशन अमाउंटिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। आप किसी ऐसे काम में इंडल्ज होते हो जो कि, और किसी ऐसे कोई गलत काम करते हो जिससे कि आप उस प्राइस का, जो सिक्योरिटी का जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी गलत बात है। एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब आप एक ऐसी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर कर रहे हो जो कि आपको बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है आपका कि आप उसको करोगे, बस आप दूसरे पर्सन के साथ फ्रॉड करने के लिए उस एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉड। An intermediary providing his client with such information relating to a security as cannot be verified। मतलब कि कोई भी इंटरमीडियरी कौन है, मर्चेंट बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ऑथराइज पर्सन, ये सब इंटरमीडियरीज है। तो ये अपने क्लाइंट को एक ऐसी सिक्योरिटीज के बारे में बता रहे हैं जिसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, कोई गलत, कोई झूठी सिक्योरिटी जो कि है ही नहीं एक्चुअली में। ठीक है, अब आ जाते हैं के पे। An advertisement that is misleading or that contains information in a distorted manner and which may influence the decision of the investor। ठीक है, कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट जो कि मिसलीड करने वाला हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो उसमें जो कि गलत तरीके से रखी हो जिससे कि आप इन्वेस्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। मान लो कि मैंने कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, मैं कह रही हूँ XYZ कंपनी है, इसमें भाई आप 50% के शेयर खरीदो, ये आपको 100% आपको मालिक बना देगी, कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी फालतू का, तो ये सभी फ्रॉड है। ठीक है, ये काम भी नहीं करना है। चलिए अब आ जाते हैं आगे। Encouraging the clients by an intermediary to deal in securities solely with the object of enhancing his brokerage or commission। मतलब कि आप ऐसे किसी क्लाइंट को आप इंकरेज कर रहे हो कि आप उस बाय एन इंटरमीडियरी, मतलब इंकरेज किया जा रहा है उसको कि आप इन सिक्योरिटीज़ में डील करो। बल्कि उसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा है, जो क्लाइंट है, उसको प्रॉफिट हो, बस वो अपना ब्रोकरेज और अपना कमीशन बढ़ाने के लिए वो आपसे करवा रहा है, जबकि उसको ये भी पता हो सकता है कि उस कंपनी में आपको फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ, या फिर वो कंपनी में इतना प्रॉफिट नहीं चल रहा। बट फिर भी जो इंटरमीडियरी है वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट के लिए अपने क्लाइंट से कई बार सच में ऐसा काम करवा भी लेती है। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो ज़्यादा पता नहीं होता है ना, वो तो बस अपना पैसा लगा सकते हैं। जो इंटरमीडियरीज होती है वही हमारा पैसा लगाती है, वो लोगों को पागल भी बना देती है। ठीक है, एंड इंटरमीडियरी प्रीडेटिंग और अदरवाइज फॉल्सिंग रिकॉर्ड सच एज कॉन्ट्रैक्ट नोट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नोट जैसी जो चीज़ें हैं वो झूठी बना के दे रहा है या फिर उनके संग कुछ छेड़खानी हो रही है, तो ये सब बात भी गलत है, ये सबको भी हम फ्रॉड में लेते हैं। ठीक है, प्लांटिंग फॉल्स और मिसलीडिंग न्यूज़ विच मे इंड्यूस सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कि आप ऐसी कोई भी फॉल्स या फिर कोई मिसलीडिंग न्यूज़ दे रहे हो जो कि आप मतलब सेल को बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी सिक्योरिटीज़ के परचेज को बढ़ाने के लिए आप वो कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि ये गलत चीज़ है, ये इन्वेस्टर्स को नुकसान दे सकती है, मतलब इससे नुकसान हो सकता है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, आपने यहाँ तक देखा।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेके पूछिए। और यहाँ पे आपको सच में फिर से बताऊंगी कि हम लोग एक ई बुक पे काम कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके लिए सारे 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ पे कंपाइल करके आपको अच्छी तरीके से आपको दूंगी, जिसकी वैल्यू सिर्फ 30 to 40 रुपीज़ रहेगी। आप उसको ज़रूर खरीदिए। उससे बढ़िया कि आप कोई भी 200 या 300 रुपये का कोई सैम्पल पेपर खरीदते हैं या फिर डिफरेंट जगह पर आप जाके ढूंढ रहे हैं चीज़ों को, तो उससे बढ़िया कि आपके पास एक ही जगह कंपाइल होगा, जिसको आप अपने फ़ोन में, अपने टैब में, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, आप किसी में भी आराम से किसी भी टाइम उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।